नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक बताने जा रहा हूं जो है वर्ब बेसिक। वर्ब बेसिक सबसे पहले हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि जितने भी वर्ब में चैप्टर होते हैं उसको पढ़ने के पहले हम इसी यदि वर्ब बेसिक को समझ लेते हैं तो वर्ब में हमें जितने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं जैसे टाइम एंड टेंस है ना, वॉइस, नरेशन, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, जेरंड, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉजेटिव वर्ब या मॉडल वर्ब, तो जितने भी वर्ब में आपके चैप्टर हैं, वर्ब में टोटल 12 चैप्टर होते हैं। यदि आप वर्ब बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे इन चैप्टरों में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। यदि वर्ब बेसिक को आप समझ लेते हैं तो आगे जो भी वर्ब के चैप्टर हम पढ़ते हैं इसमें दिक्कत नहीं होती है और जो हमको टेंस का मतलब वर्ब के फॉर्म का रूप है वो पता लगता है और कहाँ कहाँ किस किस टाइप के वर्ब का यूज होना है वो पता लगता है। ठीक है, तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका क्लास है ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है ना, और वर्ब बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे इसको कोई भी पढ़ सकते हैं, वर्ब बेसिक पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो कंपटीशन के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं वर्ब बेसिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ब है क्या। ठीक है ना, वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो वर्ब जो है लैटिन का एक वर्ड है। वर्ब जो है लैटिन का एक वर्ड है ना। वर्ब जो है लैटिन का एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक्शन। ठीक है ना, वर्ब क्या है, लैटिन का एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक्शन, और एक्शन को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, कार्य। ठीक है, तो वर्ब क्या है, वर्ब लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, एक्शन। ठीक है ना, अब वर्ब के डिफिनेशन को हम समझ लेते हैं। वर्ब आखिर काम क्या क्या करता है किसी सेंटेंस में, है ना। वर्ब किसी सेंटेंस में क्या क्या काम करता है। वैसे तो डिफिनीशन हमारे एग्जाम के लिए सही नहीं है, हमारे एग्जाम में सिर्फ एप्लीकेशन ही पूछता है। वर्ब से रिलेटेड या फिर कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एप्लीकेशन ही पूछता है, डिफिनीशन कहीं पूछता नहीं है। लेकिन यदि डिफिनीशन समझ लेते हैं तो हम उसके पूरे पार्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन पहले समझते हैं। तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है, वर्ब इज एन एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन बोले तो क्या काम कर रहा है ना। एक्शन बोले तो क्या काम कर रहा है। पोजीशन बोले तो वो जो सब्जेक्ट है उसकी स्थिति क्या है, और स्टेट ऑफ बीइंग बोले तो उसकी अवस्था क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग बोले तो उसकी अवस्था क्या है ना। किसकी अवस्था, तो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग को बताने का काम कौन करता है, वर्ब करता है। ठीक है ना। वर्ब का सही प्रोनाउंसिएशन तो वर्ब होता है, लेकिन वर्ब सब बोलते हैं, है ना। वर्ब जो ऐसे लिखा जाता है VERB, इसमें R साइलेंट होता है इसलिए इसको पढ़ते हैं वर्ब। क्या पढ़ते हैं, वर्ब। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ये वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है, पोजीशन को बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। ठीक है ना। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए सब्जेक्ट। वर्ब किसी भी सब्जेक्ट का, वर्ब सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट का क्या होता है, एक्शन बताता है, पोजीशन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं
कि कैसे वर्ब कहाँ पे एक्शन होता है, कहाँ पे पोजीशन बताता है, कहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बताता है या फिर कंडीशन बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग को हम कंडीशन भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, कंडीशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला लिए, जैसे सबसे प्रचलित एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम आम खाता है। राम इट्स अ मैंगो। अब देखिए यहाँ वर्ब कौन है, तो यहाँ वर्ब आपका इट्स है, यहाँ वर्ब कौन है, इट्स है। अब देख लीजिए यहाँ ये जो इट्स है वो क्या कर रहा है ना, ये यहाँ एक्शन का काम कर रहा है ना। इट मतलब क्या होता है, खाना। यहाँ एक्शन का काम कर रहा है, कैसे, सब्जेक्ट जो आपका राम है ना, सब्जेक्ट जो राम है वो क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ वर्ब क्या बता रहा है, यहाँ वर्ब एक्शन बता रहा है, यहाँ वर्ब क्या बता रहा है, यहाँ एक्शन बता रहा है। ठीक है ना। तो पहला डिफिनीशन का जो पहला पार्ट था, वर्ब इज एन एक्शन। एक्शन तो यहाँ पता लग गया कि वर्ब कैसे एक्शन है। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल पोजीशन वाला देते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल पोजीशन वाला देते हैं और हम समझते हैं कि वर्ब कैसे और कहाँ पे पोजीशन होता है। ठीक है। अब हम जैसे बोलते हैं राम एक महान राजा थे, है ना, या फिर बोलते हैं अकबर एक महान राजा थे। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं राम वाज अ ग्रेट किंग। अब समझिए यहाँ पे वर्ब कौन है, पहले वर्ब बताइए आप, वर्ब कौन है यहाँ पे, वर्ब तो यहाँ बाज है। ठीक है, वर्ब कौन है, बाज है। अब देखिए यहाँ बाज क्या कोई काम कर रहा है, ये बताइए आप। बाज जो है वो काम कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे बाज कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ जो बाज है वो सब्जेक्ट राम हमारे हैं ना, सब्जेक्ट कौन है, राम, इसकी स्थिति को बता रहा है ना। सब्जेक्ट कौन है, राम है, उनकी स्थिति को बता रहा है कि राम क्या थे, एक महान राजा थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब क्या काम कर रहा है, वर्ब यहाँ पोजीशन बताने का काम कर रहा है। वर्ब यहाँ क्या कर रहा है, पोजीशन बताने का काम कर रहा है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, है ना। एक एग्जांपल और ले लिए, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ देखिए वाज क्या है, यहाँ पे भी वाज वर्ब है। क्या अभी अकबर है, नहीं, अकबर कब थे, अकबर आज से 500 साल पहले थे। ठीक है ना, अकबर कब थे, आज से 500 साल पहले। तो अकबर अभी तो है नहीं, लेकिन बता रहा, अभी हम जानते क्या है कि अकबर एक महान राजा थे, है ना। मतलब अभी यदि हम बात कर रहे हैं तो हमारा ये जो बाज है ये क्या कर रहा है, अकबर के पोजीशन को बता रहा है कि अकबर क्या थे, एक महान राजा थे। ठीक है ना, पहले थे, उनके पोजीशन, उनकी स्थिति को बता रहा है ना, उनके क्या कर रहा है, पोजीशन को बता रहा है। तो यहाँ भी वर्ब क्या किया, वर्ब जो है पोजीशन बताया। तो यहाँ पे डिफिनीशन 2 क्वालिफाई आपका कर गया कि वर्ब क्या है, एक्शन है, वर्ब क्या है, वर्ब एक पोजीशन है ना। अब आगे समझते हैं वर्ब क्या, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग कैसे है ना। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होता है अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या होता है, अवस्था, या इसी को हम कंडीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब देखिए हमने समझ लिया कि वर्ब एक्शन कैसे है, वर्ब पोजीशन कैसे है। अब हम समझते हैं वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग कैसे है। ठीक है, अब जैसे कोई बोलता है आई एम हैप्पी, है ना, जैसे क्या बोलता है कोई, आई एम हैप्पी, सीता इज सैड। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्ब आपका क्या है, एम यहाँ वर्ब है, यहाँ क्या है, इज क्या है, वर्ब है। लेकिन देखिए वर्ब जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट तो आई है और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता है। ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में जो है
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन का इक्विवेलेंट हो सकता है। ये दोनों के अलावे किसी भी सेंटेंस में और कोई सब्जेक्ट होने का जरूरत भी नहीं करता है, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि वर्ब कैसे स्टेट ऑफ बीइंग है, कैसे अवस्था है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बोला आई एम हैप्पी, या फिर यहाँ पे हम बोल दिए सीता इज सैड। तो यहाँ पे जो वर्ब है एम वो क्या कर रहा है, वो आई के बारे में बता रहा है क्या, कि मैं खुश हूँ, है ना। तो बताइए आप ही यहाँ क्या की, हैप्पी क्या है, हैप्पी क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ क्या है, बीइंग है, किसी भी व्यक्ति की अवस्था है ना, किसी भी व्यक्ति की क्या है, अवस्था है, एक कंडीशन है कि नहीं। किसी भी कोई भी व्यक्ति खुश होता है या फिर दुखी होता है, नाराज होता है, गुस्सा होता है, तो सभी क्या है, व्यक्ति का स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सीता इज सैड। अब यहाँ देखिए सीता क्या है, उदास है। यहाँ वर्ब आपका क्या है, इज है, सब्जेक्ट क्या है, सीता है। अब सीता क्या है, सीता जो है वो उदास है, सीता क्या है, उदास है। तो यहाँ सीता के क्या कर रहा है, सीता के बारे में इज बताने का काम कर रहा है कि सीता क्या है, उदास है। तो यहाँ वर्ब काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी वर्ब क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग बोले तो कंडीशन भी बोल सकते हैं, क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है ना। तो समझ में आ गया वर्ब का डिफिनीशन कि वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग होता है, ठीक है। हाँ, तो आगे अब देखते हैं वर्ब को किस किस आधार पे बांटा जाता है ना। वर्ब को मुख्य रूप से बांटा किस किस आधार पे जाता है, ठीक है। तो वर्ब को मुख्य रूप से 3 आधार पे बांटा जाता है। एक तो होता है फॉर्मेशन के आधार पे, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, प्रेजेंस के आधार पे, और तीसरा यूज के आधार पे। तीसरा किस आधार पे, यूजेज के आधार पे। वर्ब को है वो जो 3 आधार पे बांटा जाता है। कौन कौन आधार पे, वर्ब को पहला फॉर्मेशन के आधार पे बांटते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रेजेंस के आधार पे बांटते हैं, तीसरा यूजेज के आधार पे बांटते हैं। वर्ब को यदि हम फॉर्मेशन के आधार पे बांटते हैं तो वर्ब का 2 रूप होता है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं फिनाइट वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं नॉन फिनाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंस के आधार पे बांटते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पे बांटते हैं। तो वर्ब का जो है वो 2 रूप आता है। एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वर्ब जो है आपको डिफिनीशन हम समझा दें कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब होता है एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए सब्जेक्ट, ठीक है। आगे हम वर्ब को बांटने का काम कर रहे हैं। विभिन्न आधार पे वर्ब को बांटा जाता है। तो वर्ब को 3 आधार पे बांटते हैं हम बेसिकली, फॉर्मेशन के आधार पे, ऑब्जेक्ट प्रेजेंस के आधार पे, और एक यूजेज के आधार पे। यूजेज के आधार पे वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है ना। तो देखिए वर्ब को 3 आधार पे बांटते हैं, एक फॉर्मेशन के आधार पे, ऑब्जेक्ट प्रेजेंस के आधार पे और यूजेज के आधार पे। वर्ब को यदि फॉर्मेशन के आधार पे बांटते हैं तो 2 भागों में बांटता है, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट प्रेजेंस के आधार पे बांटते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। यूजेज के आधार पे बांटते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूजेज के आधार पे वर्ब को 2 भागों में तो बांटा ही जाता है, और उसको आगे समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होता है, मेन वर्ब का यूज किसी सेंटेंस में कैसे हो। आगे हम पढ़ते हैं वर्ब को यूजेज के आधार पे समझते हैं।
इफ verb is divided on the basis of their usage found into two forms। यदि वर्ब को उसके यूजेज के आधार पे बांटा जाता है तो पहले भी हम बताएं कि वह दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन रूप है? तो पहले को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या इसी को बोलते हैं मेन वर्ब। दूसरा आपका हो गया एक्सिलरी वर्ब, या इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो वर्ब को यदि यूजेज के आधार पे बांटा जाता है तो वर्ब जो है वो दो रूपों में आता है। एक को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, दूसरे को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है या मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब क्या होता है। तो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल वर्ब खुद ही बता रहा है कि हम क्या है भाई, प्रिंसिपल हैं, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। ठीक है ना, प्रिंसिपल वर्ब जो है ये खुद ही बता रहा है कि भाई हम क्या है, प्रिंसिपल हैं, हम मेन हैं। इसको क्या हिंदी बोल सकते हैं, मुख्य क्रिया। तो इसका डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं। प्रिंसिपल वर्ब होता क्या है, तो ए वर्ब दैट शोज द रियल एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, जो भी डिफिनीशन बोल रहे हैं आप लोग इधर अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, उतना डिफिनीशन यहाँ लिख नहीं सकते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब क्या होता है, तो ए वर्ब दैट शोज द रियल एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। एक वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं या मेन वर्ब बोलते हैं। जिस तरह से किसी देखते हैं आप, कोई फिल्म होता है तो फिल्म में एक मेन हीरो होता है ना, तो जो मेन हीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, लीड रोल बोलते हैं। उसी तरीके से एक जो सेंटेंस होता है उसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है, जो हीरो का किरदार निभाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस में हीरो का किरदार कौन निभाता है, तो मेन वर्ब ही निभाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं मेन वर्ब होता क्या है। तो जैसे हम लिखें यू रीड इंग्लिश, ठीक है ना, राम गोज टू पटना। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ब है रीड, पढ़ना, ये क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ राम गोज टू पटना में गोज क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो मुख्य काम करता है, जो हीरो का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। अब इसके कुछ नोट्स हैं, वो नोट्स आपको लिख लेना है ना। देखिए नोट लिख लेना है कि देखिए प्रिंसिपल वर्ब जो होता है इसकी संख्या अनिश्चित होती है। नोट्स नंबर फर्स्ट में क्या लिखना है, नोट्स नंबर फर्स्ट में लिखना है, हम सब बोल के ही बोल देते हैं तो आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। नोट नंबर फर्स्ट में लिखना है कि प्रिंसिपल वर्ब जो होता है उसकी संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्योंकि देखिए प्रिंसिपल वर्ब कौन होता है, कोई भी जो वर्ब का वर्ड होता है वो प्रिंसिपल वर्ब हो जाता है। जैसे कोई भी वर्ड हम ले लेते हैं, रन, प्ले, ठीक है ना, सिंग, तो ये सब बहुत सारा वर्ड है। तो लाख है कि 10 लाख है ये तो पता नहीं है ना। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारा वर्ड हो सकता है। तो ये आपका सब क्या होता है,
जो भी वर्ब का फर्स्ट रूप होता है ना, जो भी वर्ब का फर्स्ट रूप होता है वो क्या होता है, वो आपका मेन वर्ब के जैसे काम करता है कि नहीं। तो मेन वर्ब की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। पॉइंट नंबर 1 में लिख लीजिएगा क्या कि मेन वर्ब की संख्या जो होती है, लिख दें मेन वर्ब की संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। दूसरा क्या है, क्या कि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई एक वर्ब भी होगा तो उसको मेन वर्ब बोलेंगे। किसी भी सेंटेंस में यदि कोई एक वर्ब भी होगा तो उसको मेन वर्ब बोलेंगे, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यदि एक वर्ब हो, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब क्यों न हो, उसको मेन वर्ब कहा जाता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में यदि कोई एक वर्ब भी हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो, उसको क्या कहा जाता है, मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ इज क्या है, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का जैसे यूज होता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब है तो इसको क्या मान लिया जाएगा, मेन वर्ब कहा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब में इतना ही था। आगे हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के बारे में हम समझ लिए, आगे पढ़ते हैं एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, ए वर्ब दैट वर्क्स एज द असिस्टेंट ऑफ प्रिंसिपल वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सुलरी वर्ब। वैसा वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करता है, उसका असिस्टेंट के रूप में उसका असिस्टेंस मतलब क्या होता है, सहायता करना, ठीक है ना, सहायता होता है। असिस्टेंस जो है वो बना है, देखिए असिस्ट से, ASSIST, असिस्ट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सहायता करना, इसी से बना असिस्टेंस है ना, जो सहायता हो गया। आपका हो गया जिस भी वर्ड के अंत में ANCE लगा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसी से बनता है असिस्टेंट, ASSISTANT। असिस्टेंट मतलब क्या होता है, सहायक, जो सहायता करता है। जैसे SSC में बहुत सारा पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, तो वो सब क्या होता है, असिस्टेंट का काम करता है। जो भी ऑफिसर होते हैं उनके सहायता करता है, उनके सहायक का काम करता है, ठीक है ना। तो एक्सुलरी वर्ब होता क्या है, तो एक्सुलरी वर्ब होता है, एक्सुलरी वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जो होता है, उसको सहायता करता है। जैसे किसी भी फिल्म में एक जो होता है मेन रोल होता है, मतलब क्या, लीड हीरो होता है, और उसके पीछे क्या होता है, सपोर्टिंग हीरो होता है। उसी तरह किसी भी सेंटेंस में जो है वो प्रिंसिपल वर्ब तो हीरो होता है ना, वो क्या होता है, हीरो होता है, वो मेन होता है, और उसका जो सपोर्टिंग होता है, उसको जो सपोर्ट करने का काम करता है, वो कौन होता है, एक्सुलरी वर्ब होता है, ठीक है ना। तो एक्सुलरी वर्ब क्या है, ए वर्ब दैट वर्क्स एज द असिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सुलरी वर्ब, ठीक है ना। वैसा वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब की सहायता करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं यहीं पे, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या है, वर्ब के चौथे रूप है गोइंग, और इसके पहले क्या है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम कर रहा है ना। यहाँ मेन वर्ब क्या है, गोइंग है, और उसके पहले कौन है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है, वो मेन वर्ब का सहायता करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है,
मेन वर्ब का सहायता करता है। इसका नाम ही होता है एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब। का मतलब ही क्या होता है? हेल्पिंग। खुद ही बता रहा है कि हम हेल्प करने वाले हैं, है ना। इसका मतलब ही क्या होता है? हम हेल्प करने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की सहायता करता है। अब नेक्स्ट कुछ नोट देख लेते हैं जो एक्सुलरी वर्ब से रिलेटेड है। तो पहला ध्यान रखना है कि ध्यान रहे कि किसी भी सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिना मेन वर्ब का नहीं होता है ना। किसी भी सेंटेंस में हम एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिना मेन वर्ब के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नोट है कि ध्यान रहे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसकी संख्या 24 होती है। ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसकी संख्या 24 होती है और इसको 4 ग्रुप में बांटते हैं। इसको कितने ग्रुप में बांटते हैं? 4 ग्रुप में बांटते हैं। और आगे हम देख लेते हैं वो हेल्पिंग वर्ब को 4 ग्रुप किन किन ग्रुपों में बांटा जाता है और फिर उन ग्रुपों को हम समझेंगे और उनके यूजेज को फिर बाद में समझेंगे, ठीक है। तो एक्सुलरी वर्ब के बारे में हम क्या जाने कि एक्सुलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की सहायता करता है, ठीक है। इसकी संख्या क्या होती है? जैसे आपको बताए थे कि प्रिंसिपल वर्ब की संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की संख्या निश्चित होती है और इसकी संख्या 24 होती है और इसको 4 ग्रुपों में बांटा जाता है ना। और पहले नोट में हम क्या समझे कि प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिना प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के संभव नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 4 ग्रुप कौन कौन ग्रुपों में बांटा जाता है हेल्पिंग वर्ब को। तो पहले को बोलते हैं बी ग्रुप। बी फॉर्म है ना। बी एक्सुलरी वर्ब बोल लीजिए, बी एक्सुलरी वर्ब। दूसरे को बोलते हैं हैव एक्सुलरी वर्ब। तीसरे को बोलते हैं डू एक्सुलरी वर्ब और चौथे को मॉडल एक्सुलरी वर्ब, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब को इन 4 ग्रुपों में बांटा जाता है। बी एक्सुलरी वर्ब, हैव एक्सुलरी वर्ब, डू एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब, ठीक है ना। तो आगे पहले हम इन तीनों को समझते हैं कि वे एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन सा फॉर्म होता है, हैव एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन सा फॉर्म होता है और डू एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन सा फॉर्म होता है और मॉडल एक्सुलरी इसके बाद समझे। तो हमने आपको बताया कि एक्सुलरी वर्ब को 4 भागों में बांटा जाता है। उसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 24 होती है। बी एक्सुलरी वर्ब, हैव एक्सुलरी वर्ब और डू एक्सुलरी वर्ब और एक होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम समझते हैं बी एक्सुलरी वर्ब, हैव एक्सुलरी वर्ब और डू एक्सुलरी वर्ब के बारे में, ठीक है। तो देखिए किसी भी जो वर्ब होता है, कोई भी जो वर्ब होता है उसको 5 रूपों में बांटा जाता है। वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप और 5वां रूप, ठीक है। तो अब समझते हैं कि बी एक्सुलरी वर्ब का पहला रूप कौन होता है, दूसरा रूप कौन होता है, तीसरा, चौथा और 5वां रूप कौन होता है। उसी तरीके से सारे वर्ब जो आप देख रहे हैं यहाँ उसके फॉर्म को हम समझते हैं, ठीक है। तो बी एक्सुलरी वर्ब का जो पहला रूप होता है वो होता है एम, आर और बी, ठीक है। वर्ब एक्सुलरी वर्ब जो बी है इसका पहला रूप क्या होता है? एम आर बी। दूसरा रूप होता है बाज वर। दूसरा रूप क्या होता है? बाज वर। तीसरा रूप होता है बीन। चौथा रूप हो जाता है आपका बीइंग और 5वां रूप हो जाता है इज, ठीक है ना। 5वां रूप क्या हो जाता है? इज। तो बी फॉर्म में बी ही एक ऐसा फॉर्म है जिसमें क्या होता है टोटल 8 वर्ब आते हैं। बी ही एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें टोटल कितने वर्ब आते हैं? 8 वर्ब आते हैं। 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 और इधर 3, 8, ठीक है ना। तो बी एक्सुलरी वर्ब जो होता है इसका वर्ब के पहले रूप में क्या क्या होता है? एम आर बी। दूसरे रूप में होता है बाजवर। तीसरे रूप में होता है बीन। चौथे रूप में होता है बीइंग और 5वें रूप में होता है इज। अब उसी तरीके से डू एक्सुलरी वर्ब जो होता है इसके पहले रूप में होता है डू, दूसरे रूप में होता है डिड, तीसरे रूप में होता है डन,
चौथे रूप में होता है डूइंग, और पांचवा रूप इसका क्या होता है, डज होता है। ठीक है, इसी तरीके से हैव ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसका पहला फॉर्म होता है हैव, दूसरा फॉर्म होता है हैड, तीसरा फॉर्म होता है हैड, चौथा फॉर्म होता है हैविंग, और पांचवा फॉर्म होता है हैज। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसको 4 रूपों में बांटा जाता है, और 3 रूप यहां आप देख रहे हैं, बी ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब। बी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या होता है, तो वी ऑक्सिलरी वर्ब के वर्ब के पहले रूप में होता है एम आर बी, दूसरे रूप में होता है बाज वर, तीसरे रूप में होता है बिन, चौथे रूप में होता है बीइंग, और पांचवें रूप में होता है इज। ठीक है, डू ऑक्सिलरी वर्ब के पहले फॉर्म में होता है डू, दूसरे में डिड, तीसरे में डन, चौथे में डूइंग, और पांचवें में डज। हैव ऑक्सिलरी फॉर्म का वर्ब के पहले फॉर्म में होता है हैव, दूसरे में हैड, तीसरे में हैड, चौथे में हैविंग, और पांचवें में हैज। अब यहां से आपको देख लेना है कि ये जो वर्ब का जितना रूप है इसमें कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन कौन सा मेन वर्ब है। ठीक है ना, तो इसमें से एम और आर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से एम और आर हेल्पिंग वर्ब है, बाज और वर हेल्पिंग वर्ब है, और इज हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब का संख्या कितना निकल गया, 5। हम कितना बताए थे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसकी संख्या 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो 5 यहां से निकल गया, एम आर बाज वर और इज। वहीं बीन जो है वो मेन वर्ब के जैसे काम करता है, और बीइंग जो है वो मेन वर्ब के जैसे काम करता है। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है, बाज वेयर हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है, और यहां से देख लीजिए एम और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है। तो यहां से कितना हेल्पिंग वर्ब निकल गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो यहां से हमको 3 हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। एक आपका है डज, दूसरा है डिड, और तीसरा है डू। ठीक है ना, बाकी डन और डूइंग जो है वो मेन वर्ब के जैसे काम करता है। क्या, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है, डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है, डज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है। वहीं डन और डूइंग जो है वो मेन वर्ब के जैसे काम करता है। तो यहां से कितने वर्ब हमको मिल गए, 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैव ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां से जो हमको हेल्पिंग वर्ब मिलता है वो है हैव, एक है आपका हैड, और एक आपका है हैज। ठीक है ना, वहीं हैड जो है एक वो मेन वर्ब के जैसे काम करता है, और हैविंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब के जैसे काम करता है। तो हम इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या, कि बी ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब और हैव ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप और पांचवा रूप जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है, और तीसरा रूप और चौथा रूप मेन वर्ब के जैसे काम करता है। और यहां से भी आपका हेल्पिंग वर्ब कितना निकल गया, 3। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब को 4 रूपों में बांटा जाता है, बी ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना, अब इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी होती है। यहां से देखिए आपका संख्या कितना हो गया, 5, 3, 8 और 3, 11, और 13 आपका होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और टोटल मिलाकर कितना हो गया, 24 ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने आपको बताया क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है ना, इस चार्ट को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इसी चार्ट का उपयोग आगे बहुत ही ज्यादा होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दिए क्या कि हेल्पिंग वर्ब को 4 रूपों में बांटा जाता है, जिसकी संख्या 24 होती है। ठीक है, कौन कौन फॉर्म होता है, बी ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और एक आपका होता है हैव ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो 3 ऑक्सिलरी वर्ब तो आप देख लिए, बी ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब और डू ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
जिसकी संख्या 13 होती है। कौन कितनी संख्या होती है? 13। और कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, डेयर नॉट, नीड नॉट और यूज्ड टू। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, डेयर नॉट, नीड नॉट और यूज्ड टू। तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 13। और पीछे जो हम बताए हैं बी ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब और डू ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी हो गई थी? 11। ठीक है ना। बी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन हो गया था? एम, आर, वाज, वर और इज। डू ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन था? डू, डिड और डज। ठीक है। हैव ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन था? हैव, हैड, हैज। ये सभी जो है वो टोटल हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ देख लीजिए मॉडल वर्ब की संख्या 13 और बाकी बी ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब और हैव ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या मिलाकर हो गया 11। 13 और 11 टोटल देखिए कितना हो गया? 24। तो यहाँ हम आपको साबित कर दिए कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है। जो इतना ही जितना आप देख रहे हैं यही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यही काम करता है। ठीक है। तो आज हमने देखा क्या? वर्ब के बारे में जाने कि वर्ब होता क्या है, वर्ब को कितने आधार पे बांटा जाता है, वर्ब को यूजेज के आधार पे बांटा जाता, यूजेज के आधार पे देख लिए हम, यूजेज के आधार पे वर्ब को देखे, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब देख लिए। कल हम अगले क्लास में यानी कल हम देखेंगे प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कि कैसे कैसे बी फॉर्म का यूज करते हैं, कैसे हम डू फॉर्म का यूज करते हैं, कैसे हैव फॉर्म का यूज करते हैं और मॉडल का यूज कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि मेरे इस वीडियो से और भी लोगों को मदद मिल सके। ठीक है। थैंक यू।